जय सर। जय हिंद जय हिंद। माइक ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज। सो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने इस बैच के अंदर इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करी है। इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करी है। उसी सीरीज के अंदर आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। मैं आशा करता हूं कि लेक्चर नंबर 5 तक सभी बच्चे को हर एक कंसेप्ट क्लियर है। यस सर। राइट। तो चलो आज देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एज यूजुअल विल डू दी क्विक रिकैप। ठीक है। हमेशा की तरह हम सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे और दूसरा हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। और यस थोड़ा सर। सा हम देखेंगे जी यस सर। यस सर। पर कैपिटा इनकम के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्विक रिकैप में सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में मेरे दोस्त चार फैक्टर्स आते हैं। आई होप सभी बच्चे को चार फैक्टर्स याद होंगे। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिख दो। ठीक है। मैं यहां पर आपके लिए वो फैक्टर्स लिख रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर है सर कैपिटल। कैपिटल क्या होता है आई होप आप सबको पता होगा। क्लास के अंदर मैंने कई बार बताया भी है। राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट एनी बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है। चलो सबसे पहला हो गया सर कैपिटल। दूसरा हमें चाहिए लैंड। तीसरा सर हमें चाहिए लेबर या फिर आप उसे एम्प्लॉय भी कह सकते हो। और चौथा सर हमें चाहिए ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर। ठीक है। यस सर। चलो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि सर कैपिटल पे आपको मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है। क्यों? बिकॉज सर जो भी कैपिटल, जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप बैंक से छोटा मोटा या बड़ा सा बड़ा लोन लेते हो। ठीक है। तो बैंक से जो आप लोन लेते हो उस पे आप बैंक को क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो कैपिटल इज रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। लैंड में सर आपको मिलता है या लैंड आप लेते हो रेंट पर। ठीक है। लेबर को सर आप देते हो सैलरी। राइट। या एम्प्लॉय को आप देते हो सैलरी। एंड ओनर को चाहिए होता है मेरे दोस्त प्रॉफिट। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज समवेयर रिलेटेड टू प्राइस। अगर इंटरेस्ट बढ़ा तो प्राइस बढ़ जाएगा। सैलरी बढ़ गई तो भी हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। लैंड का रेंट बढ़ गया तो भी हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। एंड अगर ओनर को या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो भी हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। राइट। इसका मतलब सर दिस इज ऑल रिलेटेड टू प्राइस। ठीक है। और ये प्राइस आपका डिसाइड क्या कर रहा है? सर ये जो चार फैक्टर्स है ना, इनके ऊपर हमारा प्राइस डिसाइड हो रहा है। तो यहीं से आपका कंसेप्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। कोई पूछे कि फैक्टर कॉस्ट में कितनी चीजें हैं सर? फैक्टर कॉस्ट में चार चीजें हैं। पहला है कैपिटल। कैपिटल इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। दूसरा है लैंड। लैंड इज रिलेटेड टू रेंट। तीसरा है सर लेबर या फिर एम्प्लॉय विच इज रिलेटेड टू सैलरी। और चौथा है सर हमारा ओनर विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। इतना सभी बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो यस सर। कंसेप्ट ऑफ प्राइस कल हमने पढ़ा था कि सर कंसेप्ट ऑफ प्राइस हमसे क्या कहता है? जो भी प्राइस है वो डिसाइड करने के चार फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वो चारों फैक्टर्स मैंने यहां पर आपको ऊपर लिखवा दिए हैं। मैं यहां पर एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। कैपिटल,
लैंड, एम्प्लॉय, ओनर। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्राइस क्या कहता है कि सर प्राइस इन चार फैक्टर्स की सेवा भी बढ़ सकता है। लाइक कब बढ़ सकता है? जब सर डिमांड, आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाए, बट कंडीशन क्या है सर कि प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये आपका मेन फैक्टर नहीं है, याद रखना ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मैं ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं बिकॉज मेरे दोस्त क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। ठीक है। जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, लगभग 5 से 8 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, सिर्फ इन्हीं 5 क्लासेस से। चलो, कंसेप्ट ऑफ प्राइस सभी को क्लियर है? यस सर। सर प्राइस और भी दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्या कोई बच्चा मुझे वो बता सकता है जल्दी से? टैक्स एंड सब्सिडी। वेरी गुड। टैक्स एंड सब्सिडी। टैक्स और सब्सिडी क्या होता है ये मैंने कल डिटेल से आपको क्लास के अंदर बताया। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं सर कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस सर वो होता है जहां पे फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है बट उस पे टैक्स लगा है या तो सब्सिडी घटाया गया है। राइट। तो मार्केट प्राइस का यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस का सर फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा सर फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स और माइनस में सब्सिडी। माइनस में सब्सिडी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और कंसेप्ट लिखवाया था, दैट इज मार्केट प्राइस कैन बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका कंसेप्ट क्या था? एनीवन? सर इसमें ये था कि जब कोई यस सर। टैक्स और सब्सिडी ना लगे तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है। एनी एग्जांपल? यस। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। सर। बिल्कुल सही। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट कब हो सकता है मेरे दोस्त? इसकी कंडीशन है सर जब आपका टैक्स भी खत्म हो जाए और सब्सिडी भी सब्सिडी भी खत्म हो जाए। ठीक है। ऐसा हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर के केस में। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, अब आ जाते हैं सर कंसेप्ट ऑफ इनकम ऑन इंडिविजुअल बेसिस। मैंने आपको सबसे पहले यहां पर पॉइंट लिखवाया था मोनेंशियल इनकम का। सभी बच्चों को याद है कि सर मोनेंशियल इनकम क्या थी? यस सर। यस सर, इज रिलेटेड टू मनी। बिल्कुल। दूसरा मैंने आपको लिखाया था डिस्पोजेबल इनकम। मैं जैसे जैसे यहां पर टर्म लिख रहा हूं, अगर आप लोग की रिवीजन अच्छे तरीके से चल रही है तो एक एक चीज जो मैंने आपको मोनेंशियल, डिस्पोजेबल, इन सभी से रिलेटेड पढ़ाई थी वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है। तीसरा मैंने आपको लिखाया था रियल इनकम। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर मैंने आपको एक केस पढ़ाया था कि सर जो आपका मोनेंशियल इनकम, ठीक है, ये इक्वल हो जाता है डिस्पोजेबल के, ये इक्वल हो जाता है रियल मनी के इन द केस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। जी बताइए। सर वही पैरेलल इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी के केस में। हाँ बिल्कुल। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपने टैक्स का पैसा तो बचा लिया, ठीक है, आपने टैक्स का पैसा बचा लिया बट आपने ईएमआई भर दी या जो आपने लोन लिया है उसको भर दिया। तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है, ये कभी कभी हो सकती है। लेकिन ये कंडीशन मोनेंशियल इज इक्वल टू डिस्पोजेबल, ये ब्लैक मनी के केस में ही हो सकता है या पैरेलल इकोनॉमी के केस में ही हो सकता है। सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर सर। कंसेप्ट यस ऑफ सर। पीपीपी यस मैंने सर। आपको पढ़ाया था जहां पर
1991 के अंदर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाए थे। कोई पूछे सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे आप पूरे के पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिफाइन कर सकते हो, तो ये 3 टर्म उसको बता देना। पहला है प्राइवेटाइजेशन। LPG सर। हाँ, एलपीजी। लिबरलाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। यस तीसरा सर। मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ पीपीपी के अंदर बताया था सर, ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, खरीदने की क्षमता, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है? एनीवन? यस सर, गुड्स एंड बताइए। सर्विसेज ऑफ फर्स्ट कंट्री अपॉन गुड्स एंड हाँ, सर्विसेज ऑफ सेकंड कंट्री। बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ अच्छा, ये जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, इससे आप एक चीज आउटपुट निकाल पा रहे हो? बताना। आपको पता चल रहा है कि सर हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है? यस सर। कल यस सर। सेम चीज मैंने आप समझाने के लिए आपको 14 पन्ने लिए थे। ठीक है, आज मैं आपको सेम चीज 3 पन्ने के अंदर पढ़ा रहा हूं। राइट। इससे सर दो चीज हो रही है, पहला आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रही हैं, और दूसरा आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो रहा है। क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप में से कोई भी बच्चा 3 से 4 बार रिवीजन नहीं कर रहा है। कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 5वीं बार कर लो। और नहीं कर रहे हो तो कल का सरप्राइज आपके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। ठीक है। ठीक है, काफी घातक साबित हो सकता है। अच्छा, इंडिया का मैंने आपको बताया था डिवाइड करने के लिए, कोई बता सकता है? सर 17। 17। देखो मैंने यहाँ पे करेंसी इसलिए लिखी है बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको करेंसी चेंज करनी पड़ सकती है। ठीक है, 3 ही 4 में आएगा, या तो डॉलर में आएगा या तो यूरो में आएगा। ठीक है, और इंडियन रुपीस का प्राइस आपको पता ही है कि सर इंडियन रुपीस में अगर 1 रुपए है तो इक्वल टू कितने डॉलर होगा, या सपोज 80 रुपीस है तो इट इज इक्वल टू $1, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको डॉलर का या फिर करेंसी चेंज करने का कंसेप्ट भी पढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था। देखो, बहुत सारी चांसेस हैं, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला है ये आपसे पूछे स्टेटमेंट के अंदर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना कि सर सपोज अमेरिका में एक टी शर्ट है 280 रुपए की, तो इंडिया में अगर हम उसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो हम हमेशा डिवाइड मारेंगे 17 से, और जो भी आंसर निकल के आएगा वो लगभग होगा आपका डॉलर के अंदर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसके आगे डॉलर डॉलर लगा देना। अब ये सर कैसे डिसाइड करना है? देखो, नीचे तो हमेशा इंडिया रहेगा, ऊपर जो भी कंट्री है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये कंट्री है, ये करेंसी है, जो भी कंट्री है उसका प्राइस पॉइंट रख देना, जो भी निकल के आएगा उसके आगे लगा देना डॉलर। राइट, बिकॉज डॉलर एक ऐसी स्टैंडर्ड चीज है जो हर जगह पे काम आती है। क्योंकि क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है, इसलिए मैं इसी चीज का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। पीपीपी के मामले में इंडिया की रैंकिंग क्या है सर? सर थर्ड। थर्ड। हमसे आगे कौन कौन है? चाइना एंड जल्दी से। यूएसए। वेरी गुड। चाइना, यूएसए, इंडिया। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था यार वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के ऊपर, साफ साफ नीचे लिखा था कि जो जो मैंने मार्क किया है उसको रट्टा मार लो। ये रैंकिंग से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। क्वेश्चन दिया और मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन गलत है। जो चीज टिक कर दी उसको दिमाग में बैठा लिया करो। पूरा उतना बड़ा चार्ट था, मैंने 4-5 चीजें टिक करी, और यही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो जो आप लोग छोड़ के चले जाते हो।
वो चार्ट आज वापस देख लेना, नहीं तो कल अच्छा सा सरप्राइज भी मिल सकता है। चलो, यस सर। कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या कहता है सर? कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम हमसे कहता है कि कुछ नहीं करना भाई, नेशनल इनकम लो, नेशनल इनकम लो और इसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। टोटल पॉपुलेशन। अब आ जाते हैं सर अपने आज के टॉपिक पे। ये देख लो भाई, 3 स्लाइड्स के अंदर आपके कल के टॉपिक के नोट्स हो गए तैयार। ठीक है, इसी तरीके से मैं खुद आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग को दिक्कत आएगी शॉर्ट नोट्स बनाने में। ठीक है, इसलिए इसको आप एज अ शॉर्ट नोट्स अपनी ई लाइब्रेरी में रख लो या तो कॉपी में उतार लो। चलो, अब आ जाते हैं सर कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हमसे क्या कहता है सर? अच्छा, नेशनल इनकम वर्ड का तो सभी को मतलब पता होगा आई थिंक, वर्ड से तो अंदाजा लगा पा रहे होंगे। यस सर। राष्ट्रीय आय। ठीक है, कि आपके एज अ नेशन आपकी इनकम क्या है, या एज अ नेशन आप अपनी इनकम निकालने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी लिख सकते हो इसकी सर, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय इनकम मींस आय। ठीक है, चलो, इंडिया में सर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, हमारा सबसे पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड। मैं एक एक मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। पहला है सर हमारा प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब ध्यान से देखना प्रोडक्शन मेथड हमसे क्या कहता है। मुझे एक बात बताना, यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने आपको कितने टर्म्स पढ़ाए हैं सर? चार। पहला आपने पढ़ाया हमें जीडीपी, दूसरा आपने हमें पढ़ाया जीएनपी। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम इनकम की बात करेंगे या नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे? बताइए। जीडीपी। GDP सर। किसने बोला जीडीपी? कैसे? ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है। सर जीएनपी को देंगे। जीएनपी को देंगे, कैसे भाई? सर क्योंकि वो एग्जैक्ट नेशनल इनकम है। एग्जैक्ट नेशनल इनकम नहीं है मेरे यस सर, दोस्त, इस टोटल नेशनल इनकम। टोटल नेशनल इनकम है, बिल्कुल सही। ये वर्ड्स का ही खेल एग्जामिनेशन में भी होता है। ना ही सर जीडीपी को हम महत्व देंगे इसमें, ना ही जीएनपी को देंगे। सर जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, नेट वैल्यू है, तो हम महत्व देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे सर एनएनपी को। क्लियर है सभी को? यस सर। यस नेट सर। नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब एग्जैक्ट। जिस बच्चे को नहीं पता वापस नोट कर लो। ठीक है, नेट मतलब एग्जैक्ट। अब सर जीएनपी और एनएनपी, हम जीएनपी से एनएनपी कैसे जा सकते हैं? माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। राइट, एनएनपी हो गया आपका। यस सर। अब मुझे बताना कि एनएनपी निकालोगे मार्केट प्राइस पे या फिर फैक्टर कॉस्ट पे? जल्दी से बताइए। सर दोनों पे निकल सकती है ना? जी बताइए। सर मार्केट। एनएनपी तो दोनों पे निकल सकता है। एनएनपी हम प्रेफरेंस किसको देंगे? निकल तो दोनों पे सकता है, वो तो मुझे भी पता है। प्रेफरेंस किसको देंगे, मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट? सर फैक्टर कॉस्ट को। क्यों फैक्टर कॉस्ट को प्रेफरेंस देंगे भाई? यानी अंजने आप सर। ये कह रहे हो कि नेशनल इनकम में सर हमें निकालना है बिना टैक्स और को जोड़े एंड बिना सब्सिडी को अंजने घटाए। सर। जी सौरभ दिस साइड। बताइए। एक चीज बताइए सर, मैं आपकी सारी की सारी मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ एंड आई एम सेंडिंग यू ऑन व्हाट्सएप। एंड एक बार मैम का नाम बता दीजिए आप। मोनिका मैम। मोनिका मैम, ओके मैम, ओके सर, ठीक है, मैं करता हूँ, ओके। ठीक है, ओके या डन। है ना, मैं आपके पास सारी मीटिंग सेंड कर रहा हूँ, आप एक एक करके मैम के पास भी भेज दीजिएगा।
और खुद भी ले लेगा क्योंकि मेरी क्लास है, ठीक है सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंस। आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। देखो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आप निकालो फैक्टर कॉस्ट पे। मेरे दोस्त, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि जो आपका फैक्टर कॉस्ट है उसमें किसी भी तरीके का ना ही टैक्स है ना ही सब्सिडी है। फैक्टर कॉस्ट ये सिर्फ आपका प्राइस को डिसाइड करता है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या है कि सर फैक्टर कॉस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ढांचा तैयार करता है किसी भी प्राइस का, ठीक है। लेकिन प्राइस बढ़ता कैसे है? जब उसपे आपने टैक्स मार दिया, जब उसने उस पे आपने सब्सिडी लगा दी, ये बढ़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और आप अपना एज अ ओन प्राइस कब बढ़ा सकते हो? जब या तो आपने इंटरेस्ट बढ़वा दिया, या तो आपने सैलरी बढ़ा दी, या तो आपने रेंट बढ़ा दिया, या तो आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया। समझ पा रहे हो? यस सर। बताइए भैया, कोई डाउट? नो सर, अभी नो डाउट। बता दो, नहीं तो कल के सरप्राइज में आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। सर एक बार और फिर से समझा दीजिए फिर। देखो, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि सर आप कितना कॉस्ट रखना चाहते हो, ठीक है। ये आपके चार फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। कौन कौन से चार फैक्टर्स? सर पहला है हमारा कैपिटल, दूसरा है सर हमारा लैंड, तीसरा है सर हमारा एम्प्लॉय, चौथा है सर हमारा ओनर, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट प्राइस की बात करते हो तो मार्केट प्राइस में सर ये सारी चीजें तो इंक्लूडेड है ही, ये सबका सब उसमें इंक्लूडेड है, प्लस टैक्स भी है और माइनस में सब्सिडी भी है। जब आप देश की इनकम की बात करोगे तो वहां पे आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कॉस्ट लोगे, इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि हम ना ही टैक्स देंगे ना ही सब्सिडी घटाएंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्टीमेटली सर आप जो है नेशनल इनकम के अंदर ब्लैक मनी काउंट करो, क्योंकि आपने आंसर दिया फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगी, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में ना ही हम टैक्स को कंसीडर करेंगे ना ही सब्सिडी को कंसीडर करेंगे। आप समझ में आया? यस सर। सभी लोग बोलो भाई, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वापस एक्सप्लेन कर दूं एक बार? नो सर। नो सर। चलो वापस एक्सप्लेन करना है, और आप लोग को कितना समझ में आया ये कल के सरप्राइज में पता चल जाएगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। ध्यान से सुन लो वापस से। सर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट वो बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं। वो बेसिक फैक्टर्स क्या हैं? पहला है सर आपका कैपिटल, लैंड, एम्प्लॉय एंड ओनरशिप। जब इस फैक्टर कॉस्ट में, जब इन चारों फैक्टर में आप टैक्स को ऐड कर देते हो और गवर्नमेंट जो छूट दे रही है, जो लिएबिलिटी दे रही है, वो सब्सिडी घटा देते हो, तब आपका निकल के आता है मार्केट प्राइस। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट प्राइस में गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच रहा है, एंड जो भी गवर्नमेंट ने अपने साइड से छूट दी है या जिसको लिएबिलिटी आप कहते हो, वो गवर्नमेंट घटा रही है। यानी अल्टीमेटली सर आप ये कह रहे हो कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो टैक्स का है। अब मुझे एक बात बताओ, नेशनल इनकम में टैक्स काउंट होना चाहिए या नहीं काउंट होना चाहिए? सर होना चाहिए। होना चाहिए ना? सभी लोग भाई, यस होना चाहिए यस या नहीं सर। होना यस चाहिए? सर। यस सर, होना चाहिए। भाई यही तो समझा रहा हूं, सिंपल है। इसको आप क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? एकदम सिंपल है। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनएनपी है, जो हमारा एनएनपी है, वो हम कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस। अब देखो,
क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि ठीक है, आप जो है नेशनल इनकम के अंदर प्रोडक्शन मेथड में एनएनपी से मार्केट प्राइस लेकर कैलकुलेट करते हो, करंट ईयर का या फिर बेस ईयर का, बताइए। मार्केट प्राइस करंट ईयर का या फिर बेस ईयर का? सर करंट करंट ईयर का ईयर। करेगा ना? करेंट ईयर। देवियों और सज्जनों, मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, किसी को वो याद है? सर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, राइट। रियल के अंदर मैंने आपको क्या चीज बताई थी? सर कि उसका प्राइस मतलब ईयर फिक्स रहता है उसका। उसका ईयर फिक्स रहता है। जब आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो क्या आप उसमें हर साल इन्फ्लेशन ऐड करोगे, या फिर अपनी रियल इनकम पता करना चाहोगे कि एक्चुअल में देश को कितना मिल रहा है? क्योंकि याद रखना, एनएनपी के अंदर भी वर्ड यूज होता है सर, प्रोडक्शन, ठीक है। और ये प्रोडक्शन आपका एग्जैक्ट है, ये प्रोडक्शन आपका एग्जैक्ट है सर, यानी नेट वैल्यू है, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। मार्केट प्राइस आप कैलकुलेट करोगे बेस ईयर के हिसाब से। इंडिया में बेस ईयर क्या लिया जाता है? 2011 बाद। तो 2011 2011 एंड 12। देखो, वैसे तो इसके 3-4 और मेथड है, लेकिन क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस प्रोडक्शन मेथड से हैं। आसान देखो कैसे पूछेगा कि नेशनल इनकम के अंदर जब आप प्रोडक्शन मेथड यूज करते हो तो क्या निकालते हो? ऑप्शन देगा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। ऑप्शन बी पे टिक कर देना एनएनपी, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि अच्छा ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर प्रोडक्शन मेथड से आप एनएनपी निकालते हो, मार्केट प्राइस पे निकालते हो या फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालते हो? ऑप्शन सी पे टिक कर देना मार्केट प्राइस। फिर वो आपसे पूछेगा और क्वेश्चन को उसको टफ करना है, वो कहेगा कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर प्रोडक्शन मेथड से आप एनएनपी निकालते हो, जिसमें देखो क्वेश्चन घुमा कैसे रहा है, ठीक है। एनएनपी निकालते हो जिसमें आप जीएनपी के अंदर डेप्रीसिएशन को माइनस करते हो, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आप निकालते हो मार्केट प्राइस पे। यानी मेरे दोस्त वो बात वही कह रहा है कि एनएनपी आप निकालते हो मार्केट प्राइस के ऊपर, लेकिन उसको घुमा दिया। कैसे? कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर प्रोडक्शन मेथड से जब आप एनएनपी यानी कि जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन की वैल्यू निकालते हो, उसके अंदर आप मार्केट प्राइस को रखते हो बेस ईयर को लेकर या फिर करंट ईयर को लेकर, बताइए। सर बेस ईयर। बेस 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 ईयर ईयर को लेकर। बिल्कुल सही नहीं, ठीक है, बेस ईयर को लेकर। इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता प्रोडक्शन मेथड से। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको कंसेप्ट के साथ समझा दिया है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। आप देख लो भाई दूसरा मेथड, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस प्रोडक्शन मेथड से हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इसके अंदर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि इंडिया के एजुकेशन को देखो चौपट कैसे किया जाता है ना। ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड मेथड। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये है भाई आपका गेहूं, ठीक है, ये है सर आपका गेहूं, ठीक है भाई। रुको पहले ऊपर वाला डंडा खींच लो, बहुत दिक्कत करता है यार हिंदी हिंदी में। गेहूं से फिर आप जाओगे आटा की तरफ, ठीक है। उसके बाद आप इससे बनाओगे सर बिस्किट,
ध्यान से समझना, मैं समझाने क्या जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जांपल से समझ में भी आएगा। अगर वैल्यू एडेड मेथड की डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने की आपने कोशिश की तो इकोनॉमिक्स से नफरत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। गेहूं है सर 20 रुपए किलो। ठीक है, आपने ले लिया सर 100 किलो गेहूं। ठीक है, यानी इसका अगर मैं आपसे प्राइस पूछूं तो कितना आ गया मेरे दोस्त? 2000। 2000। 2000। 2000। ठीक है, ये आ गया सर 2000। आटा आपको पड़ा 30 रुपए किलो। आपने सर ले लिया, फिर वही बात है भाई, 100 किलो आटा। प्राइस क्या निकल के आया? 3000। 3000 रुपए। बिस्किट तो भाई आराम से बन जाएगा यार, है ना? आराम से 1000 बिस्किट तो बना ही लोगे। चलो, इसका आपने एक बिस्किट का दाम जो है आपको पड़ा ₹5, या चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, है ना? एक पैकेट का दाम है ₹5। आपने बना ली 1000 बिस्किट। अब भाई पैकेट वैकेट में डाल लेना, देख लेना कितना होता है। ठीक है, मैं कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ वो समझना। दाम कितना हो गया सर? 5000। 5000। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अगर मुझे इनकम निकालनी है, ठीक है, तो मैं फाइनल प्राइस को ले लूंगा। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन देखो, वैल्यू एडेड मेथड आपसे क्या कहता है, नहीं नहीं, अगर ऐसे डायरेक्ट फाइनल प्राइस हम कहेंगे बच्चे को निकालने को, तो वो तो समझ जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा वो। हमें करना है बच्चे को चौपट। तो देखो कहता क्या है कि ये जो वैल्यू ऐड हुई है ना, ये जो वैल्यू ऐड हो रही है, 2000 से 3000 रुपए गया, कितना का इंक्रीज हुआ भाई? 1000 रुपए का। 1000। कितने की बढ़त हुई? 1000 रुपए की। 3000 से 5000 गया, कितने की बढ़त हुई? 2000। 2000 रुपए की। तो कहता है ये जो वैल्यू ऐड हुई, ये प्लस में जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी। इनिशियल वैल्यू मतलब सर ये सिर्फ 2000 रुपए, इसमें आप 3000 रुपए को काउंट नहीं करोगे। इनिशियल वैल्यू मतलब जो पहले आइटम की वैल्यू थी, जो आपके बेसिक मटेरियल की वैल्यू थी, ये ले लो 2000 रुपए, प्लस में जो वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि ये 1000, और उधर कितनी वैल्यू ऐड हुई? 2000। अरे मेरे बच्चे, बात तो सेम ही पड़ी। आंसर तो आपका 5000 ही आया, या वैल्यू तो आपकी जो फाइनल प्राइस है वो तो 5000 रुपए है कि नहीं? यस सर। तो जब भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो इस तरीके से निकालना। लेकिन अगर स्टेटमेंट में पूछे कि सर एग्जैक्टली हमें बताओ वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, तो याद रखना सर, इनिशियल प्राइस लेंगे। इनिशियल मतलब जो आपका बेसिक मटेरियल है, ठीक है, या सिंपल समझो जो सबसे पहले लिखा हो, वो प्राइस लेंगे, प्लस में जो वैल्यू ऐड हो रही है, जो वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सही है भाई? यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। टॉपिक समझा दूं? यस सर। यस सर। समझा दूं वापस? यस सर। ध्यान से देखो, वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है। सर हमारा एक मटेरियल है गेहूं। गेहूं है सर 20 रुपए किलो। हमने लिया 100 किलो गेहूं, प्राइस कितना आ गया? 2000। 2000। गेहूं से बनाया सर आटा। आटा हो गया 30 रुपए किलो। 100 किलो लिया, प्राइस कितना आ गया? 3000। बिस्किट बना दी भाई, एक पैकेट 5 रुपए का, 1000 बिस्किट बना दी, प्राइस कितना आ गया? 5000। 5000। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्टली आप काउंट किसको करोगे? सर फाइनल प्राइस। ठीक है, यस सर। ये आपका फाइनल प्राइस है।
आप डायरेक्टली इसको काउंट करें। लेकिन जब पूछे कि वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, तो इनिशियल प्राइस यानी कि जो आपका बेसिक मटेरियल था उसका जो दाम है, प्लस आप मुझे बताओ 2000 से 3000 गए, कितने की बढ़त हुई? सर 1000 की। 1000 का 3000 से 5000 गए, कितने की बढ़त हुई? 2000। 2000। पास। ये जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, इसी को इस इनिशियल प्राइस में जोड़ दो। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि गेहूं वाला प्राइस प्लस गेहूं से आटा गया तो कितना इंक्रीज हुआ? 1000 रुपए। आटा से बिस्किट बना तो कितना इंक्रीज हुआ? भाई ये कौन है यार, सीटी मार रहे हो? यार ग्रेजुएशन के बच्चे हो लेकिन यार बचकानी हरकतें करते हो तुम लोग। बेटे निकल गया ना ये कंसेप्ट, तो एग्जाम में रोते रहना फिर। कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, समझा रहा हूं तो इतनी तमीज नहीं है कि माइक ऑफ कर लो, सीटी लगाए जा रहे हो तब से। ध्यान से सुनो, वापस सुनो। सर आपका गेहूं है, ठीक है, 20 रुपए किलो। 100 किलो लिया, प्राइस हो गई 2000। आटा है 30 रुपए किलो, 100 किलो लिया, प्राइस हो गई 3000। बिस्किट बन गई एक पैकेट 5 रुपए, 1000 रुपए की आपने जो है बिस्किट ले ली, ठीक है, आपको कॉस्ट पड़ा जो है 1000 बिस्किट आपने बनाई, 5 रुपए आपका कॉस्ट पड़ा। तो टोटल जो आपकी प्राइस निकल के आई वो हो गई 5000। जब न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फाइनल प्राइस को एज आंसर रख देना, या फाइनल प्राइस निकाल के उसी फाइनल प्राइस को एज आंसर रख देना। बट जब अगर स्टेटमेंट में ये पूछ ले कि सर वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, तो इनिशियल इनिशियल जो आपका मटेरियल था सर वो था गेहूं, उसका प्राइस प्लस जो वैल्यू ऐड होती जा रही है, यहाँ पे 1000 रुपए वैल्यू ऐड हो रही है, यहाँ पे सर 2000 रुपए वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, उस वैल्यू को जोड़ दो तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। बट जब आपने ये मेथड फॉलो किया तो आपने एक्चुअली में इनकम किससे निकाली? वैल्यू एडेड मेथड। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिख देगा कि फाइंड बाय वैल्यू एडेड मेथड। कंफ्यूज मत होना, सेम चीज निकाल देना, क्योंकि एग्जाम में वो देखने थोड़ी ना आ रहा है कि आपने वैल्यू एडेड मेथड से किया या फिर अपना सिंपल कंसेप्ट से किया। अभी क्लियर है भाई सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। क्लियर है? सर चलो। हाँ। इन मेथड्स के कोई और 2-3 नाम तो नहीं है ना? नहीं नहीं यार, देखो एग्जामिनेशन में यही पूछेगा, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सर, हाँ, एग्जामिनेशन में यही पूछेगा और इसमें पूछेगा प्रोडक्शन मेथड। अब आ जाओ इनकम मेथड पर। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ये यूज होता है तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ये मान के चलो कि बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन खूब से खूब आया तो प्रोडक्शन मेथड से, और उसको थोड़ा सा इजी करके पूछना हुआ तो वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। क्वेश्चन घुमाएगा प्रोडक्शन मेथड से, सीधा सीधा भाई आपसे वैल्यू एडेड मेथड में पूछ सकते हैं। इनकम मेथड क्या कहता है सर? दो टर्म्स याद रखो, या तो डायरेक्टली ये बता दो कि सर कितना कमाए, या तो घुमा के बता दो कि कितना बचा। ठीक है, यस सर। ध्यान से देखना, मैंने कहा मैंने 100 रुपए कमाए, ये हो गई भाई मेरी इनकम। मैंने कह दिया मैंने 100 रुपए कमाए थे, अब मेरे पास, या देखो ऐसे बता दो, देखो सिंपल है, ये हो गई आपका डायरेक्ट की सर कितना कमाए, जो भी कमाया वो हो गया आपका इनकम में। कितना बचा? सर जी 40 रुपए। 40 रुपए हमने खर्च कर दिए, ठीक है, हमारे पास बचा है 60 रुपए। मैं लिख दे रहा हूं लेफ्ट आउट, ठीक है, या 40 रुपए लेफ्ट।
यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या यही सेम आंसर मुझे यहाँ पर भी मिल जाएगा? यस सर। यस। बस यही होता है आपका इनकम मेथड, कितना कमाए और कितना बचा। ये दो टर्म याद रखोगे, इनकम मेथड कभी भी भूल नहीं सकते। मतलब सर जो ए- कमाया है वही बचाया है। हाँ, इनकम मेथड देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर ना इनकम मेथड ज्यादातर ये घरों में यूज होता है, ठीक है, ये घरों में यूज होता है। इंडिया अपना इनकम इससे बिल्कुल नहीं निकालता, लेकिन क्योंकि ये आपके नेशनल इनकम निकालने के तरीकों में है, इसलिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। यस सर। ज्यादातर ये घरों में यूज होता है। इंडिया कौन सा मेथड यूज करता है? प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। इंडिया यूज करता है सर, यहाँ पे लिख लो। अगर कल को पूछे कि इंडिया कौन सा यूज करता है, तो इंडिया यूज करता है सर प्रोडक्शन मेथड। इंडिया यूज करता है प्रोडक्शन मेथड। तो ये क्लियर है भाई सभी को, इनकम मेथड। यस सर। अब आ जाओ सर कंजम्पशन मेथड पे या कंज्यूम मेथड पे। कंजम्पशन मेथड या आप इसको कंज्यूम मेथड भी कह सकते हो। इसके अंदर भी भाई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये आपकी जो है डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग नहीं, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसी मेथड को यूज करती हैं, ठीक है। तो इस मेथड को भी ध्यान से देखो। सिंपल सा भाई इसका फॉर्मूला है, बाकी इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना। सर आपने कितना कंज्यूम किया, ठीक है। कंज्यूम मतलब आप सभी को पता है, यस सर। उपभोग कितना किया, ठीक है। कितना आपने कंज्यूम किया, कितना आपने चीजों को ग्रहण किया, ठीक है भाई। यस सर। प्लस में कितना सर आपने इन्वेस्टमेंट किया, ध्यान से समझना। यहां पर बात इंडिविजुअल की नहीं हो रही। कंजम्पशन मेथड आप इंडिविजुअल के लिए यूज नहीं करोगे, याद रखना। कंजम्पशन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जो ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड फॉर नेशन, ऑलवेज यूज्ड फॉर नेशन। अब घर में इसको मत लगाने लग जाना, ठीक है। कंज्यूम प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट का एक्सपेंस कितना है, यानी गवर्नमेंट जब ये चीजें, जो भी आपका जो ऑफिस है वो डेटा निकालता है, वो एक चीज देखेगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंस कितना है, यानी गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया। प्लस में वो करेगा एक्सपोर्ट, कि हमने एक्चुअल में एक्सपोर्ट कितना किया। और माइनस क्या करेगा मेरे दोस्त, जल्दी इम्पोर्ट। से बताओ, इंपोर्ट। यही होता है आपका कंजम्पशन मेथड, ठीक है। आप जानते हो उसको कैसे लिखेगा, ऐसे पूरा अगर लिख देगा कंज्यूम, है ना, ऐसे अगर पूरा लिखेगा कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसको करना है पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चौपट। तो क्या करेगा, कंज्यूम को खाली इतना लिखेगा सी, ऐसे, फिर यहाँ पे लिख देगा आई, गवर्नमेंट एक्सपेंस को लिख देगा जी, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ई और आई नहीं लिखेगा, लिखेगा प्लस में एक्स, माइनस एम। माइनस में एम, और एम के आगे लगा देगा ब्रैकेट। अब बच्चा परेशान कि बाप रे बाप इतना बड़ा फॉर्मूला। अरे भाई ये कुछ नहीं है, सी माने आपने कंज्यूम कितना किया, आई माने इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंस कितना है, एक्सपोर्ट को उसमें प्लस कर दिया और इंपोर्ट को माइनस कर दिया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों? अरे भाई सीधा सीधा कह देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, जो सबके समझ में ना आए उसको लिख देगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। आई होप लेकिन आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, यस सर। ठीक है। सर अब बेसिकली हाँ बताइए। गवर्नमेंट एक्सपेंस में मतलब क्या आएगा एज एग्जांपल? जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है वही आएगा।
खर्चा ठीक है। मतलब ये रोड, उनके बिल्डिंग्स बना दे, रोड बना दे, वो वाला? देखो गवर्नमेंट एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं। नहीं है। जिसके भी फादर गवर्नमेंट जॉब में है उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वो आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंस में। गवर्नमेंट के क्या कहते हैं जो है कितने खर्चे हैं, वो आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंस में। बेसिकली आप ये समझो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंस क्या है, तो गवर्नमेंट वही आपका आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंस में। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा ना? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। देखो इन्वेस्टमेंट, अब इसमें आप गवर्नमेंट ले लो चाहे प्राइवेट ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है। हाँ, शर्त क्या है, इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जोड़ दी इसमें, ऐसे तो कुछ है नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी, है ना, ऐसा बट नहीं कर सकते। बट सर, अगर हमारी कंट्री अगर बाहर इन्वेस्ट कर रही है तो वो खर्चा ही हुआ ना? हमारी कंट्री अगर बाहर इन्वेस्ट कर रही है किसी और कंट्री में। तो देखो अल्टीमेटली जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, वहां से पैसा तो अंदर आएगा ही। यस सर। खाली वहां पर वो टैक्स का पैसा देगी, बाकी प्रॉफिट तो उधर ही भेजेगी। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वाला गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में नहीं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ओके। देखो, आप किसी चीज की फैक्ट्री डालते हो, ठीक है, तो कुछ सामान आप वहां से लोगे, कुछ सामान आप इधर से भेजोगे, यही तो करोगे, यस सर। है ना? तो उसको आप इसके अंदर भी काउंट कर सकते हो। सभी को क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। गवर्नमेंट एक्सपेंस से कंफ्यूज मत होना, जो वर्ड है वही उसका मतलब है। गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस, वही आपका गवर्नमेंट एक्सपेंस होगा। अब उसमें जितना मर्जी जो काउंट करना है काउंट कर लो, डजेंट मैटर। ठीक है। बेसिक ओके थिंग सर। क्या है कि आपसे डायरेक्ट इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा, या फिर आपसे इसमें ये पूछ लेगा कि एक्स क्या होता है बताओ, एम क्या होता है बताओ, है ना, यही पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। एक ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑलवेज यूज फॉर नेशन। हाँ बताइए भाई जल्दी से। नो डाउट सर। नो डाउट। क्लियर है सर, क्लियर। भाई यही मेथड आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 4 मेथड आपको पढ़ने थे, 4 मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं, बेसिक फैक्टर्स फॉर ऑब्जर्विंग डेवलपमेंट। यहां पे सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से रीजन पूछूं, या आप लोगों से मैं पूछूं कि मुझे बताओ कंजम्पशन मेथड हमें क्या क्या चीजें बताता है, तो सर आपका आंसर होगा कंजम्पशन मेथड। चलो आप लोग की क्लास भी भाई 1 घंटा चली जाएगी, क्योंकि जब तक टॉपिक खत्म होगा नहीं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं बीच में छोड़ना चाहता नहीं। ठीक है। यस सर। मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे यार, मैं जरा मैसेज डाल दूं उसमें, या जीएटी यस बैच सर। में, ओके सर। कि आपकी क्लास 2:30 बजे होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट रुक जाना भाई। यस सर। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। हाँ, तो मैं कहां पे था सर? मैं था कंजम्पशन मेथड के ऊपर। ठीक है। कंजम्पशन मेथड सर हमसे क्या कहता है, देखो सबसे पहले इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, कि सर आपने चीजें कंज्यूम कितनी करी, राइट, यस है सर। ना, आपने चीजें इन्वेस्ट कितनी करी, या चलो गवर्नमेंट एक्सपेंस को अगर 1 मिनट के लिए आप साइड भी कर दो, तो भी आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं। पहला है सर एक्सपोर्ट,
दूसरा है सर इंपोर्ट। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्टीमेटली कंजम्पशन मेथड से कोई भी हमारी डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकता है। ठीक है, कोई भी हमारी डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकता है। कैसे, वो भी ध्यान से देखना। सर अगर हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, अगर हमारी कंपनी में या हमारी कंट्री में, सॉरी, हमारी कंट्री में सर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इससे आप क्या क्या फैक्टर्स निकाल सकते हो कि सर फिर हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें अच्छी होंगी। अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूं कि अगर यहां पर बैठा हुआ इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो डायरेक्टली आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर इस कंट्री के अंदर ना कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं। पहला, यहां पर सर स्किल्ड लेबर है, ध्यान से समझना। यहां पर सर स्किल्ड लेबर है, यहां पर सर इकोसिस्टम है। ठीक है, यहां पर सर सिक्योरिटी अच्छी है। ठीक है, यहां पर सर हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिलेगी। समझ में आया? यानी सर आप ये यस कहना चाह रहे सर। हो कि अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा आप लगा सकते हो थ्रू इन्वेस्टमेंट वैल्यू। कल को अगर ये रिलेट करके पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप अंदाजा लगा सकते हो। सिमिलर फॉर एक्सपोर्ट। सर अगर आपके एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कि आपकी कंट्री में आप चीजें बना पा रहे हो, यानी सेल्फ प्रोडक्शन। सेल्फ प्रोडक्शन आपके यहाँ पर ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है सर, इसका मतलब आपके यहाँ पर ये एनवायरनमेंट है, ये इकोसिस्टम है। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो बेसिकली कंजम्पशन मेथड से आप इतनी सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट की वैल्यू पता कर। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, क्लियर है भाई इतना सभी को? यस सर। यस सर। चलो अब देख लेते हैं सर बेसिक फैक्टर्स क्या है फॉर ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट। कुछ नहीं करना, किसी कंट्री की अगर आपको डेवलपमेंट पता करनी है, उसकी दो चीजें देखो। पहला, उसका निकाल लो जीडीपी, उस कंट्री की जीडीपी देखो। जीडीपी से आपको पता चल जाएगा कि सर उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना होता है। राइट, उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना होता है, ये आपको पता चल जाएगा जीडीपी से। ठीक है, अब जब आपको पता चल गया कि सर प्रोडक्शन कितना होता है, तो वहां से वापस से आप ये चारों फैक्टर्स रिलेट करो। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वापस से चारों फैक्टर्स रिलेट करना। सर एसएल मतलब स्किल्ड लेबर, ई और आपका फिर आता है इकोसिस्टम, ई स्क्वायर मतलब इकोसिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि सर वहां पर व्यापार करने का माहौल है। दूसरा सर आपका आता है सिक्योरिटी। ठीक है, कि सर वहां पर हमें जो है सिक्योरिटी अच्छी मिलती है। तीसरा, कि सर वहां पर ना टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो प्रोडक्शन से बेसिकली आप इन सभी चीजों का अंदाजा लगा सकते हो किसी भी कंट्री की जीडीपी पता करके। यानी सर अगर आपको पता चला कि जीडीपी कम है, इसका मतलब उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम होती है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सभी चीजें फिर उस कंट्री के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। तो मुझे बताओ, कोई भी कंट्री कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, कहां पर अपनी फैक्ट्री वगैरह डालना चाहेगी? किसी ऐसी कंट्री में जहां पर प्रोडक्शन ही कम है, या किसी ऐसी कंट्री में जहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है? सर जहाँ बताओ। ज्यादा है। जहां ज्यादा है। यही काम किया चाइना ने, स्किल्ड लेबर प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रिसिटी दी वहां पर, सिक्योरिटी दी। ये यूनियन बाजी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये सब बंद करवाया।
वहां अगर एक भी लीडर खड़ा हो गया ना कि चलो हमारी मांगे पूरी करो, फिर चाइना उनको पूरा ही कर देता है। एशिया का सबसे अमीर आदमी था, कोई नाम बता सकता है मुझे उसका? एनीवन? मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, अलीबाबा कंपनी का जैकमा। जैकमा ने सिर्फ इतना कहा था कि चाइना की सरकार लोन देने से कतराती है, चाइना की सरकार लोन देने से कतराती है, एंड उसको अपनी लोन की पॉलिसीज को बेटर करना चाहिए। आज जैकमा कहाँ है किसी को नहीं पता। यस सर, उसका आइडिया भी नहीं है। आज जैकमा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। नहीं भाई, देखो आइडिया तो है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें लेवल करना, ये इसका रिस्क आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो चाइना है। अली बाबा कंपनी का जैकमा कहाँ गया ये आज किसी को नहीं पता है, ठीक है। यस सर। वहां पे उसने टेक्नोलॉजी दी, अपने यहाँ ये सारी चीजें नहीं है। अपने यहाँ प्रोडक्शन ही कम है, जब प्रोडक्शन ही कम है भाई, तो कितना आप एक्सपोर्ट कर दो, राइट। चलो, दूसरा सर, आप उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम पता कर लो, उस कंपनी की आप पता कर लो पर कैपिटा इनकम। अच्छा, ये मैंने किसी किसी बुक के अंदर पढ़ा था भाई, डोंट नो प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि क्या था। इसको ना पर कैपिटा इनकम को ऐसे लिखता है, सीपीआई। अब ये ऐसा क्यों लिखता है, इसका कंसेप्ट तो मुझे भी नहीं पता, सर ये है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं, ये आपका पर कैपिटा इनकम के सामने ही लिखा था ब्रैकेट। हो सकता है भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर कल को पेपर में सीपीआई करके कुछ भी रिलेशन बनाने की कोशिश करे पर कैपिटा इनकम से, अगर ऑप्शन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं दिया है, ये क्या होता है सर, ये मैं अभी आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा। अगर ऑप्शन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दी है, ठीक है, तो उसका रिलेशन आप पर कैपिटा इनकम से बना सकते हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो, तो फिलहाल के लिए इस चीज को याद मत रखना, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में रहे कि सर सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने बताया था, ये तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलो, यस सर। तो सर पर कैपिटा इनकम हमें क्या बताती है? पर कैपिटा इनकम आपको बता देगी उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से देखो, ये इकोनॉमिक्स के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहता है, उसकी सोच भी डेवलप होती है। आप गांव में जाओ, जो 500 रुपए कमा रहा है एक दिन का, उसका आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना, उस वो ना सोचेगा भी छोटी जगह पर। लेकिन जैसे हमारे यशमोर सर, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो उनकी सोच भी देखो भाई किस किस लेवल पे है, राइट। इसका मतलब सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस भी बताती है। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो उस गांव वाले बंदे का कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, तो उसका जो मेंटल स्टेटस है, जो सोचने की क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। दूसरा एग्जांपल आप ले लो हमारे यशमोर सर का, मैं वाईएम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको वाईएम सर ही कहता हूँ, या यहाँ पे आप जनरल सर लिख लो। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो उनकी जो सोचने की क्षमता है, ठीक है, या वो जिस तरीके के डिसीजन लेते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, उसका भी एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड होता है। तो आप समझ गए कि एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज को डिफाइन करता है। यस सर, मेंटल स्टेबिलिटी। हाँ, ये मेंटल स्टेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं, मेंटल स्टेटस, कि सर यस, सोचने की मेंटल। क्षमता क्या है ना, दिमाग की कैपेसिटी, कि वो बंदा कितने एरिया में रह के सोच सकता है। अब यशवोर सर हैं, वो एज अ कंट्री के बारे में सोचते हैं, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी हाई है। लेकिन जो गांव का आदमी है, वो कभी एज अ नेशन के बारे में नहीं सोचता, या कुछ ही लोग सोच पाते हैं, ठीक है। उसको बेसिकली क्या चाहिए कि 2 टाइम की रोटी मिल जाए, इलेक्शन के टाइम पे 3 टाइम की बोतल मिल जाए, हम अपना वोट आपको डाल देंगे। यानी सर पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का एक और तरीका है कि सबसे पहले तो हमें एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर
140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। क्या हम हर एक को कोई स्किल नहीं सिखा सकते? क्या हम हर एक को कोई स्किल नहीं सिखा सकते? पर कैपिटा इनकम जब हमारी काउंट होती है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है वुमेन्स का जो काम ही नहीं करता। अगर वुमेन वुमेन का काम पर जाना बढ़ जाए तो क्या वो हमारे पर कैपिटा इनकम में काउंट होगा? यस सर, जी सर। होगा। जब यस हमारे सर। पर कैपिटा इनकम में काउंट होगा तो क्या हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा? यस हाँ सर। जी, रिलेशन यस समझ में आ सर। रहा है? यस सर। तो लड़कियों, आप लोगों को मेरा एक सजेशन है कि काम करो। और जो बच्चे अभी से, जैसे आप लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है कि सबके सब आर्मी के अंदर ऑफिसर ही बन जाओ, है ना भाई? यस सर। जरूरी थोड़ी ना कि 140 करोड़ लोग ऑफिसर ही बन जाएंगे। बट ऑफिसर लाइक माइंडसेट आप इस क्लास से डेवलप कर रहे हो। दूसरा, अपने अंदर कोई एक ऐसी स्किल रखो जिसकी दुनिया कायल है। साइबर सिक्योरिटी सीखो, कोडिंग सीखो। देखो, साइबर सिक्योरिटी और कोडिंग में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मुझे बताओ, राइट? मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। कोई ऐसी स्किल सीखो, कुछ भी सीखो जिसकी दुनिया कायल है, जिसमें आने वाले टाइम पर आपकी डिमांड बढ़ सके। डेटा मैनेजमेंट सीखो। आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों ने यार फ्री कोर्सेज निकाल रखे हैं, पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। न्यूरल नेटवर्क ट्रैकिंग सीखो, ब्रूट फोर्स अटैक सीखो, एथिकल हैकिंग सीखो। लेकिन अपने अंदर एक ना एक ऐसी स्किल रखो जो आप आने वाले टाइम के अंदर यूज कर सको, ठीक है। मैंने आप लोग को साइबर सिक्योरिटी क्यों बताई? बिकॉज साइबर सिक्योरिटी से आप आर्मी इंटेलिजेंस के अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो वो हम कभी बाद में देखेंगे। चलो, सर इसके पहले एक डेटा भी था सर वुमेन्स के ऊपर। क्या था वुमेन्स के अंदर, क्या था? सर इंडिया नीड्स टू डबल वुमेन इन वर्कफोर्स टू बी 30% ऑफ द इकोनॉमी इन 2047। ठीक है भाई, वो जो भी डेटा था आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से लिख लेना। यहाँ पे मेरा मेन मकसद था कंसेप्ट समझाना। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं वो बताओ, यस सर। यस सर। ठीक है। यहां से आप एक और चीज याद रखोगे, एक टर्म मैं लिख रहा हूं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। डिटेल से इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, लेकिन फिलहाल के लिए टर्म आप याद रखना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अगर ये पूछे ऑप्शन में देकर कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना। ए पे ही लिखा होता है सर नेशनल, इट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसको आप लोग रिलीजन से रिलेट मत करना। द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसको सिर्फ हिंदू लोग ही पढ़ते हैं? नहीं ना, सब लोग पढ़ते हैं भाई। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये आपका रिलेटेड है नेशनल इनकम से। ये जो टर्म है ये क्वाइंड किया था, टर्म क्वाइंड बाय राज कृष्णा, इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे राज कृष्णा। ये आपका इन्होंने किया था 1978 के अंदर। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है ये मैं आपको डिटेल से कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया है। क्वेश्चन बेसिकली यही था, किस चीज से रिलेटेड है एंड ये टर्म किसने क्वाइन किया था। लेकिन होता क्या है ये भी पूछ सकता है, तो ये चीज मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ऑल्सो कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा अबाउट दादा भाई नारोजी, उनकी मनी ड्रेन की थ्योरी क्या थी, आज इंडिया में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और कल की क्लास में हम कुछ और चीजों को देखेंगे। इतना कंसेप्ट सभी को क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। एवरीवन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने देख लिया भाई क्विक रिकैप, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड पीसीआई, यानी कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है उससे रिलेटेड भी मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, ठीक है। यस सर। चलो।
जो भी डाउट्स हैं जल्दी से बता दो, बताइए। नो सर, नो डाउट। एनीवन, कोई डाउट्स? नो अजय सर। भाई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं थी? नहीं सर, नहीं बताया नहीं सर। आपने? सर लगता है पूरे 5 महीने आप मेरे ऐसे ही खिल्ली उड़ाओगे। नहीं नहीं यार, मैं तो जेन्युइनली पूछ रहा हूँ भाई, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप बता दो, मैं सही कर लूंगा। तो पहले के सेशंस में करी थी आपने सर? क्या? तो पिछले सेशंस में आपने मिस्टेक की थी, स्पेलिंग मिस्टेक। पिछले सेशन में? हाँ बताना, सर कहाँ पे थी? रेमिटेंस की स्पेलिंग गलत थी सर। रेमिटेंस की? यस सर। चलो वेरी गुड। अजय आप फ्री हो गए, अब मुझे ना ओमवीर बताएगा मुझे, ठीक है? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। चलो, गौरव, काजल, प्रवेश, शशांक, सौविक, एनी डाउट्स गाइस? नो सर। नो सर। कोई भी डाउट? खिल्लियां तो कल उड़ेंगी यार, है ना? खिल्लियां तो आपकी कल उड़ेंगी। हम्म, चलो, तो कोई डाउट नहीं है तो इसको एंड करते हैं फिर यहीं पे, राइट? राइट।